Hello, hi, namaste, welcome. This is Manoj Singh, a power plant engineer as well as a UPSC aspirant. Uh, Today's lecture will be on international relations. This lecture will not be in depth, but हाँ इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिक्स को समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी यूज़ होती है। अ, वैसे बहुत सारी टर्म्स हैं, बट स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्ट को अगर आप समझना चाहते हो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं क्या, तो उसके लिए बेसिक्स तीन चार टर्म्स का यूज़ करेंगे हम, जो कि आज समझेंगे, उनको जानेंगे। और हाउ दीज टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर करंट अंडरस्टैंडिंग। अभी हम काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम डोमेस्टिक सिनेरियो में देखा जाए तो डोमेस्टिक इन द सेंस आप किसी कंट्री विद इन द कंट्री के बारे में बात की जाए तो उसमें उसका मीनिंग कुछ और होगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन तो उसका मीनिंग बदल जाता है। So we will look all those words, some of those words, sorry, and we will see some of the thinkers, वो thinkers क्या कहते हैं, some ideologies क्या कहती हैं ideologies international relations के बारे में, their theories of thinkers, but again these all topics will not be in depth, but we will give a basic understanding सो दैट जो आगे के लेक्चर होंगे या आप आगे इंटरनेशनल रिलेशंस न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे या किसी बुक्स में पढ़ेंगे तो आपका एक बेसिक बन जाएगा जिसके साथ आप आगे पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इंटरनेशनल रिलेशंस। सो एज आई सेड देर आर सम टर्म्स विच जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें अगर डोमेस्टिक स्फेयर में कहा जाए तो कुछ और होती है, बट इंटरनेशनल रिलेशंस में उसकी मीनिंग बदल जाती है। सो यहाँ पे मैंने तीन चार वर्ड मेंशन किए हैं, जैसे कि स्टेट एंड स्टेट एक्टर्स, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हु आर स्टेट एक्टर्स। सिमिलरली हु आर नॉन स्टेट एक्टर्स एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। ये सारे वर्ड आपने रेगुलरली सुने होंगे, बट इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में या फॉरेन अफेयर्स कहिए उसमें किस तरह बदल जाती है। तो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद स्टेट। देखिए स्टेट की जब बात की जाए तो आप स्टेट से समझते होंगे, जैसे हमारी कंट्री में राजस्थान इज़ अ स्टेट, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल, तमिलनाडु, दीज ऑल आर स्टेट्स। और हम लोकली या नॉर्मल पार्लेंस में बात करते हो तो दीज आर द स्टेट फॉर अस। बट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस स्टेट हम इन पर्टिकुलर यूनिट्स को नहीं बोलते। इन इंटरनेशनल रिलेशंस स्टेट इज़ अ कंट्री। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझिए कि फॉर इंस्टेंस इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, चाइना, जितनी भी आप कंट्रीज़ देखते हैं, जितनी भी आप कंट्रीज़ के बारे में सुना है, जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होगी सो दीज कंट्रीज़ विल बी कॉल्ड अ स्टेट। ओके, सो स्टेट इन इंटरनेशनल रिलेशन डज नॉट मीन डिफरेंट यूनिट्स जैसे अभी हमने डिसाइड किया, बट they represent a whole country, a whole nation. Okay, so India is a state. आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें स्टेट की एक अपनी ही थियरी है, स्टेट का एक अपना ही चैप्टर है। तो उसमें स्टेट को डिफ़ाइन किया गया है, स्टेट के ओरिजिन को डिफ़ाइन किया गया है। स्टेट पहले था या नहीं था, अब बना तो कैसे बना, क्यों बना, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है। तो वो आप पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में पढ़ सकते हैं। सो अभी फॉर द बिगनिंग, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, हम समझेंगे कि स्टेट की बात जब भी हम करेंगे देन द स्टेट मीन्स द कंट्री, नॉट अ यूनिट इनसाइड द कंट्री। दैट इज़ यूनिट मतलब आपके जो हमारे स्टेट्स या यूनियन टेरेटरीज वो नहीं कहलाई जाएगी स्टेट्स। एंड कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ स्टेट एक्टर्स। हु आर स्टेट एक्टर्स? तो जैसे हमने देखा कि स्टेट्स आर नथिंग बट नेशन और अ कंट्री। सो स्टेट एक्टर्स वो होंगे जो उस स्टेट को रन करेंगे। फॉर इंस्टेंस इंडिया के केस में हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, जितने भी डिसीजंस है, जो भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस में डिसीजन लेते हैं इंटरनेशनल स्फेयर्स में, फॉर इंस्टेंस डब्ल्यूटीओ में या हमारी सार्क समिट होती है या एससीओ समिट होती है, तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? इंडिया को रिप्रेजेंट करती है यूनियन गवर्नमेंट। सिमिलरली जो बाकी कंट्रीज़ है उसमें जैसे यूएसए में उनको रिप्रेजेंट करती है उनकी फेडरल गवर्नमेंट, जिनके प्रेसिडेंट है अभी जो बाइडन। सो जब स्टेट एक्टर्स की बात करेंगे तो स्टेट एक्टर आर दोज एक्टर विच आर ऑफिशियल और विच आर ऑथोराइज टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। सो दे आर द गवर्निंग बॉडी ऑफ द नेशंस। वो जितनी भी पॉलिसीज़ है, जितने भी डिसीजंस है, वो सब के सब स्टेट एक्टर्स ही लेंगे।
फाइन। सो अगर हम कहें कि से फॉर इंस्टेंस गोवा की स्टेट गवर्नमेंट, सो क्या वो स्टेट एक्टर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में? नहीं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, क्या वो स्टेट एक्टर्स है? नो, दैट इज़ नॉट स्टेट एक्टर। सो स्टेट एक्टर क्या है? हमारी यूनियन गवर्नमेंट इज़ अ स्टेट एक्टर। ओके। सो नेक्स्ट टर्म इज़ नॉन स्टेट एक्टर्स। तो नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है? इसके अलावा जितने भी और आपको ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज़, एन कुछ भी मिलते हैं, दे ऑल आर नॉन स्टेट एक्टर्स। वाई? बिकॉज वो ऑफिशियली they are not authorized to take decision on the behalf of country. On the behalf of country only national government और federal government और union government से center government, आप जो भी terms use करना चाहें, they are officially authorized to formulate the policies or to take the decision for the country. तो आप नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या क्या किस किस को गिन सकते हैं? यू कैन काउंट ऑन एन जी ओज़, यू कैन काउंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज, यूनाइटेड नेशंस, WTO। सो ये सारे के सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। फाइन। सो नाउ जियो पॉलिटिक्स। व्हाट इज़ जियो पॉलिटिक्स? देखिए, सबसे पहले हम पॉलिटिक्स को समझेंगे। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? आप वी सी न्यूज़पेपर पॉलिटिक्स, हर एक पेज में ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स ही होती है। आप न्यूज़ चैनल खोलिए, देयर इज़ ऑल्सो पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स टर्म बहुत यूज़ होता है, बट व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स? देखिए, पॉलिटिक्स का मतलब होता है समथिंग विल बी कॉल्ड अ पॉलिटिक्स इफ़ दैट थिंग इफेक्ट मोर देन टू और मोर देन 2%। फॉर इंस्टेंस, अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, ओके, और उस डिसीजन से दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को इफ़ेक्ट पड़ता है, देन दैट विल बी कॉल्ड अ पॉलिटिक्स। फाइन। भले ही आप फैमिली में, अगर आपकी फैमिली में सपोज़ किसी की फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और मदर फादर डिसीजन लेते हैं कि ओके, इस महीने का खर्चा इतना होना चाहिए या इस महीने ये चीज़ आनी चाहिए, तो वो डिसीजन वो सिर्फ अपने लिए नहीं ले रहे हैं, बट वो डिसीजन पूरी फैमिली के लिए ले रहे हैं, जिसमें कि टोटल 5 इंडिविजुअल्स हैं। सो दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड एज अ पॉलिटिक्स। बट हम इतने लोकल और इतने नैरो सेंस में हम पॉलिटिक्स को यूज़ नहीं करते। पॉलिटिक्स इज़ यूज्ड इन बिगर सेंस, जनरली फॉर द कंट्री, कि जो भी कंट्री में, जैसे सपोज़ कीजिए आप मनरेगा जब पहली बार फॉर्मुलेट हुआ होगा, मनरेगा की पॉलिसी, दैट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय सर्टेन गवर्नमेंट, और वो पॉलिसी, दैट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड सो दैट the different people of our country, different citizens get benefit of मनरेगा। तो वो डिसीजन सिर्फ एक या दो बंदों के लिए नहीं लिया गया, दैट डिसीजन इम्पैक्टेड द लाइफ ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन्स जो भी मनरेगा में एनरोल हो रहे हैं। ओके, सिमिलरली, और आप जितनी भी पॉलिसी ले लीजिए, आप जनधन योजना ले लीजिए, और आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ले लीजिए, सो दे ऑल आर, अब आप देखेंगे तो ये सब अगर कहीं डिस्कशन होती है इन चीज़ों की, सो दे आर डिस्कस अंडर द डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स। आप अपोजिशन पार्टीज़ को बोल देंगे, बोलते हुए सुना होगा आपने कि ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, या ये पॉलिटिक्स चल रही है, या इसके बेसिस पर ये पॉलिटिक्स प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो द बेसिक मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स इज़ एनी डिसीजन दैट समवन मेक्स विच इफेक्ट्स मोर देन 2 इंडिविजुअल्स। और इस केस में, इंडिया के केस में, या एक नेशन के केस में, ये समवन कौन होगा? गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, आपकी लोकल गवर्नमेंट पंचायत भी हो सकती है, आपकी नेशनल गवर्नमेंट भी हो सकती है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स? आप जियो का मतलब समझिए। जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो मीन्स अर्थ और वर्ल्ड, और पॉलिटिक्स का मतलब हमने समझा अभी। सो जियो पॉलिटिक्स का मतलब दोज डिसीजंस विच इफेक्ट द कंट्रीज ऑफ द अर्थ। जो भी कंट्रीज़ हमारे अर्थ में हैं, ऑल 196 कंट्रीज़ और 200 कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज़ हैं, कोई भी ऐसे डिसीजन जो मोर देन 2 कंट्रीज़ को इम्पैक्ट करे, दैट विल बी कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स। फॉर एन इंस्टेंस, आप ले लीजिए सीपेक कॉरिडोर, चाइना का सीपेक कॉरिडोर है, जिसे हम BRI भी कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उस प्रोजेक्ट में हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड? देर आर एन नंबर ऑफ, एन नंबर तो नहीं, देर आर मोर देन 10 कंट्रीज और 15 कंट्रीज़। आप अपने नेबरहुड में देख लीजिए, पाकिस्तान इज़ इन्वॉल्व, बांग्लादेश अभी बात चल रही है, श्रीलंका इज़ इन्वॉल्व,
साउथ ईस्ट एशिया की काफ़ी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, ईस्ट अफ्रीका की काफ़ी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, यूरोप भी उसमें पार्ट लेने की कोशिश करा, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने ले लिया। सो चाइना का ये डिसीज़न कि हम सी पैक बनाते हैं या BRI कॉरिडोर को बनाते हैं, इट इम्पैक्टेड नंबर ऑफ कंट्रीज़। Okay, so will it be counted as geopolitics? Yes, this will be counted as geopolitics. Fine. So geopolitics means relation between two or more states. आप देख लीजिए ब्रिक्स, जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इसमें कितनी कंट्रीज है? मोर देन टू, दैट इज जियोपॉलिटिक्स। यस, इट इज जियोपॉलिटिक्स। क्वाड, BRI जैसे हमने बात करी, यूरोपियन यूनियन, सो दीज ऑल आर कंसिडर्ड अंडर डोमेन ऑफ जियोपॉलिटिक्स। सो बेसिकली जियोपॉलिटिक्स कोई भी कंट्री हो, सपोज कीजिए आपने, चाइना ने BRI बनाया या सी पैक बनाया, उसने SCO को भी प्रपोज किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्वाड को प्रपोज कर रही है पैसिफिक ओशन में, इंडो पैसिफिक ओशन में। सो जितनी भी ये जियोपॉलिटिक्स होती हैं, दैट आर मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ सर्टेन कंट्रीज़। अब चाइना ने अपना BRI या सी पैक जो बनाया होगा, वो इस कंसर्न से तो नहीं बनाया होगा ना कि उनके पास बहुत पैसे और वो पैसे खर्च करना चाहते हैं। नो, उनका कुछ अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा। वो इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने एक डिसीजन करा, और उस डिसीजन को उन्होंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रखा, और काफ़ी कंट्रीज़ उसका अगर फ़ायदा उठा पा रही है तो वो पार्टिसिपेट कर रही है, और कई कंट्रीज़ उसको अपोज भी कर रही है, जैसे इंडिया। सो जियोपॉलिटिक्स इज़ वेरी वास्ट, इट इज़ वेरी डायनेमिक। इसकी डेफिनेशन आप, इसका स्फेयर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है जियोपॉलिटिक्स का। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में एवरीथिंग इज़ अबाउट जियोपॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज़ अबाउट इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज़ अबाउट बेनिफिट। कोई भी डिसीजन कंट्री तभी लेगी जब उसको उस डिसीजन से बेनिफिट होगा। अमेरिका प्रपोज क्वाड, आपको क्या लगता है अमेरिका ने क्वाड प्रपोज किया इसलिए प्रपोज किया क्योंकि इंडिया चाइना को टैकल कर सके? नो, अमेरिका उससे मतलब नहीं इंडिया को, इंडिया चाइना को टैकल करे ना करे, बट अमेरिका वांटेड टू टैकल चाइना, बट डिस्टेंस इतना है कि लोकल कि इतने दूर में टैकल करना या कंट्रोल करना थोड़ा बहुत इनकम्पैटिबल सा होता है। दैट्स वाई अमेरिका प्रपोज क्वाड, सो दैट नियर बाई कंट्रीज़, जो चाइना के नियर बाई कंट्रीज़ है, विद द हेल्प ऑफ USA कैन पुट प्रेशर ऑन चाइना इन वन वे और द अदर। सो इसमें इंटरेस्ट किसका है? USA का। USA ने प्रपोज किया। क्यों प्रपोज किया? क्योंकि उसका अपना एक इंटरेस्ट था, वो चाइना की डोमिनेंस को कम करना चाहता है। इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल किया। क्यों इंडिया ने पार्टिसिपेट किया? क्योंकि इंडिया को भी चाइना से थ्रेट है। सिमिलरली जापान, सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया। सो जितनी कंट्रीज क्वाड में, 4 कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, दे ऑल पार्टिसिपेटेड बिकॉज उनको अपना बेनिफिट भी दिख रहा है क्वाड में। दे आर ऑल्सो सीइंग देयर इंटरेस्ट इन क्वाड। सो जियोपॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज अबाउट इंटरेस्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस में एवरीथिंग इज अबाउट इंटरेस्ट। सो a thumb rule for international relations or geopolitics is there are no permanent friends or enemy, but there are only permanent interest। ठीक है, अगर इंडिया वॉज नॉट, इंडिया उस इंटरेस्ट में नहीं थी कि क्वाड को ज्वाइन किया जाए, क्योंकि क्वाड अभी नया टॉपिक नहीं है, क्वाड को USA ने पहले भी प्रपोज किया था, बट इंडिया वॉज नॉट विलिंग टू ज्वाइन क्वाड, क्योंकि इंडिया का अपनी रिजर्वेशंस थी। ओके, इंडिया की अपनी इंटरेस्ट थी, बट एज टाइम पासिस इंडिया ने सोचा कि हाँ भाई हमारे इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं और वी हैव टू जॉइन क्वाड सो दैट चाइना को हम टैकल कर सकें। ओके, सो टाइम के साथ इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, और इसी बेस आप वर्ल्ड वॉर वन के कोल्ड वॉर एरा की बात कोल्ड वॉर एरा को देखिए। कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे पाकिस्तान वॉज एन एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए दे एक्टेड अगेंस्ट इंडिया नंबर ऑफ टाइम्स। वो वाला सिनेरियो था, वो तब का टाइम था। उस टाइम पे पाकिस्तान वॉज फ्रेंड ऑफ अमेरिका, बट अभी की बात देखा जाए तो अमेरिका इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इंडिया। सिमिलरली आप रशिया को देखिए, सिमिलरली देयर नंबर ऑफ कंट्रीज़, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया। पहले कोई अब इंडिया पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि सऊदी अरेबिया इंडिया को सपोर्ट करेगा कश्मीर के मामले पे, बट अभी आर्टिकल 370 हटने के बाद भी सऊदी अरेबिया ने इंडिया को कश्मीर के लिए अपोज नहीं किया। सो देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमी, बट ओनली परमानेंट ट्रस्ट। अगर किसी कंट्री को किसी पॉलिसी में या किसी डिसीजन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में
लगता है कि येस इट इज़ बेनिफिशियल, इट इज़ बेनिफिशियल टू मी, इट इज़ प्रमोटिंग माई इंटरेस्ट, तो वो कंट्री या वो नेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस पॉलिसी को फॉलो करेगी या ज्वाइन करेगी। इट डजेंट मैटर कि आपका अभी वो फ्रेंड है या नहीं है। फाइन, एवरी नेशन एम्स टू मैक्सिमाइज देयर गेन, रियलाइज देयर इंटरेस्ट एंड मिनिमाइज द लॉस। दिस इज़ द थंब रूल। जैसे मैंने कहा कि हर एक कंट्री ये करेगी। दे हैव टू डू समथिंग सो दैट देयर कंट्री गेट्स मैक्सिमम बेनिफिट। नाउ फिलोसफी स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिकली बहुत सारे फिलोसफर हैं जिन्होंने अलग अलग थियरी दी है, बट हम बेसिक से स्टार्ट करें तो वर्ल्ड के सबसे पहले थियरिस्ट जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस की थियरी दी गई है, ही वॉज कौटिल्य अर्थशास्त्र या कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ये एक ही नाम है, कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा, चाणक्य का नाम। सो ही वॉज द फर्स्ट scholar who gave the theory on international relations, and that theory is valid even today, बट उनको उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। उसका एक अलग स्टोरी है कि इंडियन थिंकर्स को इंटरनेशनल रिलेशंस में या फॉरेन अफेयर्स की थियरी में उतनी रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिलती। दैट इज़ डिफरेंट थियरी, वी विल रीड अबाउट दैट इन सम अदर लेक्चर। सो बेसिकली देखी जाए तो हम इसमें तीन टॉपिक को पढ़ेंगे, धर्मशास्त्री ट्रेडिशन, कौटिल्य और मैकियावेली। ये तीन टॉपिक एज सच आप हर एक बुक में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाए, किसी में इनका मेंशन नहीं होगा, किसी में किसी और तरीके से मेंशन होगा, बट इस लेक्चर में हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। पहले धर्मशास्त्रिक ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, ये थ्री लोकल है, आपको हर एक बुक में नहीं मिलेगी। वो कहना वहीं चाहेंगे बट वो सामने ऐसे प्रेजेंट नहीं करेंगे। सो धर्मशास्त्रिक ट्रेडिशन के बारे में देखते हैं। सो व्हाट इज़ धर्मा। धर्मा का मतलब आप देखिए, धर्मा का मतलब रिलीजन नहीं होता, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। धर्मा का मीनिंग है होता है कि डू योर ड्यूटी, जो आपको आपकी ड्यूटी है वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप वो ड्यूटी करते हैं देन यू आर अ धार्मिक मैन, या आप अपने धर्मा को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, एक नेशन जैसे इंडिया है, इंडिया की ड्यूटी क्या है एज अ नेशन, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ इंडिया। आप अभी कोविड का सिनेरियो ले लीजिए। कोविड के सिनेरियो में यूनियन गवर्नमेंट ने, जो कि अभी एट प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट है, उन्होंने वैक्सीन बनाने पे जोर दिया, उन्होंने वैक्सीन बनाई। वाई दे डिड, जो किया उन्होंने, या उन्होंने लॉकडाउन किया, उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ की फ़्लाइट्स पे रोक लगाया, इन ट्रैवल्स को रोका, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को, काफ़ी सारी यूनिट्स को बंद किया। आपको क्यों लगता है वाई दे डिड दैट? दे डिड दैट बिकॉज दिस इज़ देयर ड्यूटी। इसी के लिए वो चुनी गई है। वी हैव इलेक्टेड देम बिकॉज ऑफ देयर टू परफॉर्म दिस ड्यूटी। अगर मान लीजिए कल के दिन XYZ कंट्री किसी ABC कंट्री पर अटैक कर देती है, और जिस कंट्री पर अटैक हुआ है उस कंट्री की गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती ही नहीं है, सो विल यू कॉल दिस द धर्मा ऑफ दैट कंट्री? क्योंकि धर्मा का मतलब है डू योर ड्यूटी। उस केस में उस कंट्री का रोल क्या होगा कि भाई हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम द इन्वेडर्स। अगर वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करती हैं, वो हारे जीते दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट दे शुड एटलीस्ट प्रोटेक्ट, और उनको इन्वेडर्स को रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर वो करते हैं इस चीज़ को तो दैट विल बी अ धर्मा, दैट विल बी अ धर्मा। अगर वो नहीं करते सो दे आर नॉट फॉलोइंग देयर धर्मा। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में जैसे मैंने अभी आपने पढ़ा अभी कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी, बट देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। सो व्हाट इज़ द धर्मा ऑफ अ कंट्री? द धर्मा ऑफ अ कंट्री इज़ to maximize your interest, to maximize the benefit of country, be it the case of covid, be it the case of trade, be it the case of revenue, XYZ कोई भी केस हो, आपका धर्मा क्या है? अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को प्रमोट करना। फाइन। सो धर्मशास्त्रिक ट्रेडिशन ऐसे उसने धर्मशास्त्रिक ट्रेडिशन में इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कुछ नहीं कहा है, बट हम अगर उसकी एनालिसिस करें तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि धर्मशास्त्रिक ट्रेडिशन और इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या लिंकेज है। ऐसे डायरेक्ट कोई लिंकेज नहीं है, बट यस वी कैन एनालाइज और वी कैन कंक्लूड समथिंग आउट ऑफ इट।
Fine. So next is Chanakya. Chanakya is very important scholar who gave the theory of अर्थशास्त्र, and he is the सबसे पुराने थिंकर है जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी दी थी, और उनकी इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी अभी भी उतनी ही एप्लीकेबल है. सो अर्थशास्त्र जो उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक में दो थ्योरी की बात करी है, एक साप्तांग थ्योरी और एक मंडला थ्योरी. साप्तांग थ्योरी जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की थ्योरी है, और जो मंडला थ्योरी है वो एक्सटर्नल रिलेशंस या इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी है. सिंस वी आर स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, सो वी विल फोकस ऑन मंडला थ्योरी. साप्तांग थ्योरी हम जब चाणक्य को पढ़ेंगे उस टाइम पे हम साप्तांग थ्योरी भी देख लेंगे. अभी हम मंडला थ्योरी देखते हैं. फाइन. सो मंडला थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ फॉरेन पॉलिसी. मंडला थ्योरी क्या कहती है कि हाउ अ किंग शुड प्रोटेक्ट हिज एम्पायर फ्रॉम ऑल द इन्वेडर्स. मंडला थ्योरी हमें ओवरऑल बताती है कि हमारे कौन कौन एनिमी होते हैं या हो सकते हैं, और किसको हम अपना फ्रेंड बना सकते हैं, हम अपने एनिमी से किस तरह से लड़ सकते हैं, और एनिमी को किस तरह से अपना दोस्त बना सकते हैं. सो एवरीथिंग in the Mandela theory is related to foreign policy. So Mandela theory is the first realistic theory. Realistic theory वो theory होती है जिसमें जो भी चीज़ें डिफ़ाइन की जाती है वो एक्चुअल में परफॉर्म करने लायक होती है. फॉर इंस्टेंस मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है, सो दैट विल बी अ रियलिस्टिक थिंग. आप जा सकते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे. बट जैसे कि हम कहते हैं हमारे हिंदू रिलीजन में है कि मरने के बाद इंसान स्वर्ग में जाता है, या और में भी कहते हैं कि दे गो टू हेवन. सो दैट इज़ आइडियलिस्टिक बिकॉज नो वन नो कि भाई आप जा सकते हो नहीं जा सकते हेवन में या स्वर्ग में. नो वन नोज़, बट वी नो कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा सकते हैं फिजिकली. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियलिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक थ्योरी. रियलिस्टिक थ्योरी यू कैन परफॉर्म दैट एंड यू कैन सी द आउटपुट. आइडियलिस्ट थ्योरी ये होते हैं कि हाँ भाई होना चाहिए, मतलब चाहिए, हुआ ना हुआ उससे मतलब नहीं, बट दे एंटिसिपेट कि भाई ऐसा होना चाहिए. दैट इज आइडियलिस्टिक थ्योरी. सो मंडला थ्योरी इज अ रियलिस्टिक थ्योरी. सो मंडला थ्योरी क्या कहती है? इन द थ्योरी ऑफ जियो पॉलिटिक्स द थ्योरी ऑफ फॉरेन रिलेशन वेयर लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें मंडला थ्योरी में जो मेन एम्फेसिस किया गया वो लोकेशन का किया गया है, कि अगर मंडला थ्योरी जब दी गई थी उस टाइम पे एज सच कंट्री नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पे एम्पायर हुआ करते थे, मौर्य एम्पायर. तो एम्पायर का काम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, आप बेसिकली समझिए, मौर्य ने कौटिल्य ने क्या कहा था कि अगर आपका एम्पायर है तो जो किंग है उसका धर्म है कि अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना. अगर आप अपने एम्पायर को एक्सपेंड नहीं करते हो देन योर एम्पायर विल डिके. कोई और आके आपके ऊपर अटैक कर देगा. सो इट सेज दैट वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर डिस्पाइट आवर विलिंगनेस. हम अपने नेबर को चेंज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा. दिस इज़ वेरी रॉ थियरी, बहुत रॉ थियरी है. और अगर आप सोचें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा ही होता है. आपने क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह, हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स के भी कमेंट सुना होगा. ही टू ऑल्सो कोटेड मैनी टाइम्स, नॉट डायरेक्टली बट सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ मंडला थियरी, कि वी कैनॉट चेंज आवर नेबर, we cannot change our neighbors despite our willingness, thus our border country will always remain there despite we like it or not. अभी के केस में हम बॉर्डर कंट्री की बात कर रहे हैं. जब कौटिल्य ने बात करी थी तब बॉर्डर कंट्री की बात नहीं करी थी, बॉर्डर एम्पायर की बात करी थी. तो उनका कहना था कि हम अपने एम्पायर को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने बॉर्डर एम्पायर को क्या कहते, वी कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट दैट, बट येस वी कैन सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो वे वी वर मंडला थ्योरी. सो मंडला थ्योरी में कौटिल्य कहते हैं कि हमारे जितने भी बॉर्डरिंग एम्पायर है, उन हमारा रोल है कि उन बॉर्डरिंग एम्पायर्स पे कब्जा करना. वी हैव टू कॉन्कर देम. वी द रोल, द मेन टास्क ऑफ अ किंग इज़ टू एक्सपेंड. दूसरे हमारे बगल बॉर्डर में जितने भी एम्पायर्स हैं हमें उनको एक्सपेंड करना और उनकी टेरिटरी को अपनी टेरिटरी में मिलाना है. फाइन. आप ये देख सकते हैं चाइना भी यही करने की कोशिश कर रहा है. पहले चाइना ने तिब्बत के साथ किया, अक्साई चीन के साथ किया, फिर अभी अरुणाचल प्रदेश के साथ करने की कोशिश कर रहा है, सिक्किम के साथ करने की कोशिश कर रहा है, भूटान के साथ करने की कोशिश कर रहा है. चाइना क्या कर रहा है? चाइना इज़ फॉलोइंग मंडला थ्योरी ऑफ कौटिल्य. फाइन.
सो कौटिल्य की थ्योरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मंडला थ्योरी अभी स्टार्ट ही की है, तो मंडला थ्योरी का हमने बेसिक आइडिया समझा कि मंडला थ्योरी में कहना क्या चाहता है। मंडला थ्योरी में कौटिल्य अपने किसी पर्टिकुलर कौटिल्य के सेंस में, अगर कौटिल्य के कंटेक्स्ट में बात करें तो एम्पायर के साथ जो हमारे नेबरिंग एम्पायर होंगे, कौन से एम्पायर हमारे फ्रेंड्स होंगे, कौन से एम्पायर हमारे एनिमीज़ होंगे, हाउ टू टैकल देम, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ किंग। इसको अगर आप अभी के टाइम पे कन्वर्ट करेंगे तो हमारी कोई भी पर्टिकुलर कंट्री का नेबर में कौन सी कंट्री फ्रेंडली कंट्री होगी, कौन सी कंट्री एनिमी कंट्री होगी, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सपेंशन कैसे होना चाहिए, दैट इज़ ऑल डिफाइंड इन मंडला थ्योरी। सो द रिमेनिंग मंडला थ्योरी और मंडला थ्योरी अभी स्टार्ट ही हुई है। The rest of Mandala theory we will study in the next lecture. So thank you for today.